सभी को नमस्कार। कल हमने अपनी जीडीपी को समझा था और इसमें कुछ मुख्य पॉइंट हम लोग देख रहे थे। हमने कल देखा था जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को ही ध्यान में रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है यदि सभी प्रकार की वस्तुओं जैसे अंतिम और मध्यवर्ती और सेवाओं को ध्यान में रखा जाता है तो दोहरी गणना की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इससे राष्ट्रीय आय और उत्पादन का स्तर वास्तविक स्तर की तुलना में अधिक दिखाई देगा। मतलब अगर हम हर प्रकार की वस्तु को इसमें काउंट करेंगे, जैसे मध्यवर्ती है, इससे अंतिम बनेगी। अगर हम इनको काउंट करेंगे, मध्यवर्ती को और अंतिम को, तो इसकी गणना 2 बार हो जाएगी मध्यवर्ती की। तो फिर जो अपनी जीडीपी जो वास्तविक है वो हमको ज्यादा दिखाई देगी। इसलिए ओनली अंतिम वस्तु और सेवाओं को ध्यान में रखा जाता है इसके अंदर। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझे, तो हम एक एग्जाम्पल से इसको अब समझेंगे। मान लीजिए जैसे गेहूं, आटा, और फिर फाइनली ब्रेड बन गया। ये अंतिम वस्तु हो गई। ये मध्य, ये भी मध्य। माना ये 10 रुपए का आया था गेहूं, आटा 12 रुपए, क्योंकि इसमें 2 रुपए पिसाई लग गई तो ये आटा बना, तो ये 12 रुपए। और फिर अगर इस हिसाब से हम दोनों को जोड़ें और ये अपने को मिला 20 रुपए का। अगर इसको देखा जाए तो टोटल कितने हो गए? 20, 10 30, 10 40 और 2 42, यानी टोटल 42 रुपए। और अगर इसको एक्चुअल देखा जाए तो 10 रुपए का तो गेहूं था, 2 रुपए इसको पिसाई में लगे थे यानी 2, और 8 रुपए इसको ये बना के इसने बेचा तो 8 रुपए इसमें ले लिए। टोटल कितने हो गए? 20 रुपए। ये हो गई वास्तविक गणना। अब ये मध्यवर्ती थी, ये अंतिम। अगर हमने सबको काउंट किया तो टोटल कितने आ गए? 42। और एक्चुअल देखा जाए तो एक्चुअल कितने हुए? 20। तो ये वास्तविक था और ये अपने को अगर हम सभी को काउंट करें तो 42 प्राप्त हो गए। तो इससे ज्यादा प्राप्त हुआ, यानी कि वास्तविक से ज्यादा स्तर। तो अपने को वास्तविक से ज्यादा प्राप्त हुआ, इसलिए हम ओनली अंतिम को ही यूज में लेंगे जिससे अपने को वास्तविक जीडीपी मिल सके। उम्मीद है एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा, यदि हम सभी वस्तुओं को इसके अंदर काउंट करें, यानी सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को, तो इसका एक विकल्प हो सकता है। वो क्या हो सकता है? यदि अंतिम की बजाय सभी प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं को जीडीपी की गणना में सम्मिलित करना है तो इसका एक विकल्प यह हो सकता है कि उत्पादन की अलग अलग अवस्थाओं पर किए जाने वाले मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन को आपस में जोड़ दिया जाए। और जो ये विधि है वैल्यू एडिशन वाली, ये भारत ने 2015 में अपनाई थी। भारत के द्वारा यूएनओ के एसएन ने 2008 के मानकों के अंतर्गत जनवरी 2015 में इस विधि को लागू किया गया, जिसमें जीडीपी निकालने के लिए जीवीए यानी ग्रोस वैल्यू एडिशन का प्रयोग किया जाता है। एसएन ने यानी
सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट या सर्विस ऑफ नेशनल अकाउंट। तो 2015 से हम इस विधि को यूज में ले रहे हैं। अब एक एग्जांपल से अगर इसको हम समझें, जैसे वही एग्जांपल, गेहूं 10 रुपए, आटा 12 रुपए, फाइनली ब्रेड यानी 20 रुपए। अब ये 10 रुपए हैं, ये यहाँ तक जुड़ते जुड़ते ही आए होंगे। जैसे किसान ने खेत में उगाया, किसान से किसी ने खरीदा, तो ये यहाँ तक ये 10 रुपए वैल्यू एडिशन होता होता ही आया है 10। फिर यहाँ पे ये 2 रुपए जो आटा पिसाई के लग गए, यहाँ पे 8 रुपए जो इसने ब्रेड वगैरह बनाए, जो अपना बेसन वगैरह जो भी कुछ यूज में लिया होगा वो। तो कितने हो गए टोटल 20, यानी ये आ गई वास्तविक। यहाँ पे 2 रुपए लिए, यहाँ पे ये 10 जुड़ते जुड़ते है, यानी 10 अपने क्या बोला था, ग्रोस वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन यही है, यहाँ पे 2 रुपए ये वैल्यू एडिशन, यहाँ पे 8 रुपए ये वैल्यू एडिशन, तो टोटल 20 रुपए। अब ये वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? वैल्यू एडिशन, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं फिर समझते हैं। वैल्यू एडिशन, इसका अर्थ होता है मूल्य बढ़ाना। मूल्य बढ़ाना यानी कि कोई भी चीज कितने की मिली है वह आप उसे कितने में बेच रहे हैं, ये जो 20 का गैप है कितना बड़ा जब बेच रहे हो, यही वैल्यू एडिशन है। यानी अपन ने खरीदी 10 रुपए की, उसको सेल कर दिया 12 रुपए का, तो वैल्यू एडिशन कितने का, 2 रुपए का। इन दोनों का गैप, यानी जितने में खरीदी और जितने में सेल की, ये सेल ये बाई, ये जो 2 रुपए का गैप था ये वैल्यू एडिशन है। तो इस प्रकार से जीडीपी की गणना की जाती है। अगर इसको और एक एग्जांपल से समझ के देखें कि इसके अंदर सारी चीजें, जैसे एक हॉस्पिटल को देख लो, अपन हॉस्पिटल गए, इसका टोटल खर्च मान लो 2000 रुपये हुआ, तो इसके अंदर अपनी सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे डॉक्टर का खर्च भी इसके अंदर, बेड चार्ज भी इसके अंदर, तो ये सब। तो इस प्रकार से हम जीडीपी को निकालते हैं। अब कुछ जीडीपी की कुछ और बातें। जीडीपी को ओनली कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हम जो मार्केट प्राइस है, यानी बाजार मूल्य, जीडीपी को निकालने के लिए बाजार मूल्यों को आधार बनाया जाता है, यानी इसको निकालने के लिए बाजार मूल्यों को आधार बनाते हैं। जीडीपी को एक समयावधि से जोड़ा जाता है जो कि सामान्यतः 1 वर्ष है, यानी 1 वर्ष में हम निकालते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसके कुछ मुख्य पॉइंट थे, हमने 2 कल देख लिए थे। जो कल हमने देखे थे उसके अंदर हमने क्या देखा था, जो घरेलू सीमा में है सिर्फ वही। दूसरा हमने क्या देखा था कि जो अपने साधन है और जो बाहर निकल गए और बाहर उनसे कुछ उत्पादन हो रहा है तो वो अपने काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हमने अंतिम वस्तुएं क्यों यूज में ली जाती है उसको देख लिया, और फिर हमने 2015 से इस विधि को भारत ने अपनाया वो भी देख लिया, एक एग्जाम्पल से इसको समझ भी लिया। अब इसके अंदर 2 चीजें और, जैसे जीएसपी
GSDP यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक है DDP यानी डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये भी जैसे ये सेम जैसे अपन राष्ट्रीय जैसे अपन देश की निकालते हैं उसी हिसाब से ये भी निकल जाती है। तो अब हम इसका अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। उसके बाद है NDP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। जो अपन ने GDP निकाली थी उसमें से मूल्य ह्रास घटा देते हैं। मूल्य ह्रास क्या होता है, मतलब जो भी GDP निकालने के लिए जो हमने उत्पादन किया था, मतलब किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया था, वो हमने किससे किया था, कोई मशीन वगैरह कुछ भी उसमें यूज आया होगा, उसमें कुछ घिसावट हुई होगी, मतलब जो भी अपना मूल्य ह्रास हुआ उसको हम GDP से घटा देंगे। देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में से उस वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में इस्तेमाल की गई पूंजी के मूल्य को घटाकर प्राप्त की गई राशि होती है, यानी GDP माइनस मूल्य ह्रास। ये याद रख लेना, बस इतना ही है इसके अंदर और कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे। अब तीसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर GNP यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके अंदर क्या होगा, अपन ने जो GDP की पढ़ी थी, GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रोड यानी विदेशों में अर्जित निव्वल साधन आय, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NFIEA। ये क्या होता है, जो भारतीय ये साधन आएगा यहाँ पे, यानी भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित आय, यानी कि GNP बराबर GDP प्लस A माइनस B। ये क्या है, ये जो भारतीय साधनों ने जो विदेशों में आय अर्जित की और ये जो विदेशी साधनों ने भारत में आय अर्जित की, तो GNP को इस हिसाब से हम समझ सकते हैं। अब GNP है क्या, GDP प्लस, इसके अंदर जो कंफ्यूजन है उसमें मैं आपको बता दें, उसमें क्या होगा, जैसे हमारे देश के नागरिक हैं, कुछ व्यवसाय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश के बाहर कुछ उत्पादन कर रहे हैं, या उनकी कुछ आय है वो अपने देश में आएगी क्योंकि वो बाहर कमाएंगे फिर अपने देश में भेजेंगे, तो इसके अंदर वो सब काउंट होगा, और जो यहाँ पे जो विदेशी कमा रहे हैं वो बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रकार से हम GNP को काउंट करते हैं। अब इसको अगर माइंड मैप से समझे तो क्या करेंगे, कल के जैसे ये मान लो घरेलू सीमा, और ये मान लो कोई अन्य देश, और इसके अंदर ए, ये अपनी चीजों को यहाँ पे भेजेगा यानी इसकी चीजें इसमें काउंट होंगी, और यहाँ पे है कोई बी यानी कोई विदेश की कंपनी या विदेश का कोई व्यक्ति वगैरह जो यहाँ पे कमाएगा और फिर ये इसको यहाँ पे विदेश में भेज देगा, तो ये काउंट हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी GDP से, यानी GDP प्लस A माइनस B, GNP, ये हमने पढ़ा था। तो आज हम यहीं पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं, और कल हम इसके आगे पढ़ेंगे NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा एक बात और, अगर कहीं भी GNP लिखा हुआ आता है यानी GNP और इसके यहाँ पे अगर कुछ नहीं लगा रखा तो हम देखेंगे कि वे किस पे है, उसका आधार क्या है, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ये अपने को ध्यान रखना है। तो आज हम यहीं पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा,
इसी तरह से हम धीरे धीरे करके पूरी इकोनॉमी को अच्छे से समझेंगे। तो अब कल हम एनएनपी को पढ़ेंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सभी को धन्यवाद।